हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी भाई बहन कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वह बहुत ही जल्द होने वाला है। उसमें दोस्तों आपकी 100 मार्क्स की हिंदी आने वाली है। और दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे 50 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हिंदी के कुछ अन्य प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं तो दोस्तों मैंने उनकी वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई है। मैं दोस्तों उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के आसानी से उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हिंदी प्रैक्टिस सेट के अलावा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उन सभी वीडियोस को वहां से चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा, निम्न का सही क्रम क्या होगा? अब दोस्तों, इन चार में से किसका क्रम सही तरीके से बना हुआ है इसमें आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, उपवाक्य और वाक्य। यह क्रम हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? दोस्तों चार समास में से धनुर्बाण में किस तरह का समास है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनुर्बाण में दोस्तों द्वंद्व समास होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही क्या है, समान रूप से प्रधान है, यानी कि दोस्तों दोनों के दोनों पद जो है वह प्रधान है। और ऐसा दोस्तों जिस समास में होता है वह केवल हमारा द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से अर्धस्वर किसे कहते हैं दोस्तों आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, य और व। ये जो दो हमारे वर्ण हैं इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि य, र, ल, व यह चारों ही हमारे अंतस्थ व्यंजन भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रॉ का विवरण है। अब दोस्तों आपने बताना कि रॉ का विवरण इन चार ऑप्शन में से किस में सही तरीके से दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्तस्य व्यंजन है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है और मूल रूप से दोस्तों यह व्यंजन है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो वर्तस्य लिखा हुआ है इसका अर्थ आप लोगों को बता दूं मैं कि इसका अर्थ होता है हमारा एक तरीके से दंतमूल यानी कि मसूड़ा। अब जो दोस्तों दंतमूल या फिर मसूड़े वाला भाग है उसी को वर्तस्य कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा का विषय बना हो क्या कहलाता है? अब दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूज पैक दोस्तों वह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, दारुण शब्द का अर्थ है। अब दोस्तों दारुण शब्द का क्या अर्थ है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दारुण शब्द का अर्थ दोस्तों भयंकर होगा। अगला प्रश्न हमारा, उड़ती चिड़ियां पहचानना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहस्य की बात जानना, उड़ती चिड़ियां पहचानना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न हमारा, संचार में शोर का मतलब क्या है? अब दोस्तों शोर का क्या मतलब है संचार में आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संचार प्रक्रिया में बाधा, संचार में दोस्तों शोर का अर्थ है। अगला प्रश्न हमारा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चार वर्तनियाँ दी गई हैं, आपने बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारा बर्तन लिखा हुआ है दोस्तों इसकी वर्तनी अशुद्ध है। अब दोस्तों बचपन से हम लोग इसी प्रकार से इसको देखते आते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जो वर्तनी है वह गलत है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। इसमें दोस्तों बौ के बाद पूरा पूरा रा बनेगा और उसके बाद तन लिखा जाएगा, तो इसके ऊपर दोस्तों रा आधा बन करके मात्रा बन रखा है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हरिहर शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इतरेतर द्वंद्व समास दोस्तों इसमें होगा। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा द्वंद्व समास है यह भी तीन प्रकार का होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो दोस्तों इस इतरेतर द्वंद्व समास में हमें पूरक शब्द देखने के लिए मिलते हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कंप्लीट करने का काम करते हैं। अब दोस्तों इसमें हरि का अर्थ हो गया भगवान विष्णु और हर का अर्थ हो गया इसमें भगवान शिव, दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए दोस्तों इसमें हमारा इतरेतर द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न हमारा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, रेखांकित शब्द का वचन क्या होगा? अब दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हस्ताक्षर है, तो दोस्तों आपने बताना है कि इस हस्ताक्षर शब्द का वचन क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्ताक्षर शब्द का बहुवचन, हस्ताक्षर शब्द दोस्तों इसमें हमारा बहुवचन होगा। अब देखिए दोस्तों आपने कैसे पता करना है कि यह हमारा एक वचन है या फिर बहुवचन है।
तो देखिए दोस्तों, आप लोग क्या बोलते हैं, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, अपना हस्ताक्षर कर दीजिए नहीं कहते। तो इससे दोस्तों हमें पता चलता है कि यह एक बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। अब दोस्तों ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द इन चारों में से क्या है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों ऋषि का ही होगा। दोस्तों ये बहुत ही सरल है, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि का ही होगा। अगला प्रश्न हमारा, तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस जगह हुआ था। अब दोस्तों तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में दोस्तों वर्ष 1983 में तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन है वह 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। दोस्तों दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था, और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, राजभाषा आयोग का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों राजभाषा आयोग का सबसे पहले गठन किस वर्ष हुआ था, आप लोगों ने बताना है। दोस्तों 2 से 3 बार हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, आपने इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का सर्वप्रथम गठन किया गया था, BG खैर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो दोस्तों निरोग शब्द है उसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी दोस्तों जो कैलाश शब्द है इसमें अंत में हमारा दंत्य सा आ जाएगा। पतित में दोस्तों जो ता में बड़ी ई की मात्रा लगी है उस जगह पर दोस्तों छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। और दोस्तों वहीं अनाधिकार में जो ना के आगे आ का डंडा लगा है वह नहीं लगेगा, तब जाकर के दोस्तों अनधिकार जब होगा तो तब इसकी वर्तनी शुद्ध होती। और वहीं दोस्तों जो निरोग शब्द है यह हमारा शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, ई के बाद भिन्न स्वर आने पर ई का यौ में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा किस संधि में होता है। अब दोस्तों आप लोगों ने अगर संधि के नियम वगैरह भली भांति पढ़े होंगे तो दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यण संधि में दोस्तों ऐसा होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। अब दोस्तों इसमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ड और ढ दोस्तों हमारे मूर्धन्य व्यंजन हैं। अब देखिए दोस्तों ड और ढ किस वर्ग में आते हैं, तो यह टा वर्ग में आते हैं। आप सभी जानते होंगे जो भी क वर्ग के हमारे वर्ण होते हैं वह कंठ के द्वारा उनका उच्चारण होता है। वहीं दोस्तों जो चा वर्ग के वर्ण हैं उनका उच्चारण दोस्तों तालु के माध्यम से होता है। और वहीं दोस्तों जो टा वर्ग के व्यंजन होते हैं हमारे उनका उच्चारण हमारे मूर्धा के माध्यम से होता है। और वहीं दोस्तों जो ता वर्ग के व्यंजन होते हैं उनका दंते के माध्यम से। और वहीं दोस्तों जो पौ वर्ग के व्यंजन होते हैं उनका ओष्ठ के माध्यम से उच्चारण होता है। तो दोस्तों इसमें हमारा टा वर्ग है तो इसका उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा मूर्धन्य होगा। अगला प्रश्न हमारा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसी क्रिया दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अर्णव शब्द किसका पर्यायवाची है। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जो अभी आपका 26 तारीख को एग्जाम होना है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं अभी बता देता हूं कि आपको अधिक से अधिक जो आपके प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे वह शब्दों से देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट हर कोई पढ़ करके जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण दोस्तों हर किसी ने पढ़ा हुआ है, सबको दोस्तों उनके बारे में हर एक चीज़ के बारे में पता है कि किस प्रकार से इनको निकालना है, किस प्रकार से इनमें पहचान करनी है। तो दोस्तों इसमें जो अभी आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है हिंदी में, वह दोस्तों हिंदी में आपका शब्द वाला टॉपिक रहेगा, जिसमें दोस्तों आपको तत्सम तद्भव मिलेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे, पर्यायवाची मिलेंगे, अनेकार्थी मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे शब्दों को क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तैयार नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग समय निकाल करके इन शब्दों को जरूर तैयार कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर इसमें कर सकें। अब दोस्तों आपने बताना कि अर्णव शब्द किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अर्णव दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची है। अब दोस्तों अर्णव, पारावार, रत्नाकर, अकुपाद, उद्धि यह सभी दोस्तों हमारे समुद्र के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरिता दोस्तों गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सरिता किसका पर्यायवाची है दोस्तों, तो सरिता नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न हमारा, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। अब दोस्तों निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, निषिद्ध का विलोम शब्द दोस्तों विहित होगा। वही दोस्तों जारज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों जारज का विलोम शब्द औरस हो जाएगा। और परिमित का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो परिमित का विलोम शब्द दोस्तों अपरिमित हो जाएगा। और व्यष्टि का क्या होगा? तो व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटु व तिक्त। यह दोनों ही दोस्तों, यह जो हमारा विलोम शब्द का युग्म है यह गलत है। वहीं दोस्तों वक्र और ऋजु यह ठीक है। संधि विग्रह आप लोग ध्यान रखिएगा। पाश्चात्य पौर्वात्य ध्यान में रखिएगा। लेकिन दोस्तों जो कटु और तिक्त है ना, यह दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यानी कि दोस्तों कटु शब्द का ही अर्थ तिक्त होता है। ठीक है, तिक्त और कटु एक ही शब्द हैं। और दोस्तों इनका जो विलोम बनेगा वह बनेगा मधुर। ठीक है, इनका विलोम क्या होगा इन दोनों शब्दों का? मधुर। अगला प्रश्न हमारा, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वर्ग हो गया, पृथ्वी, सूर्य, बाण, आंख, यह सभी दोस्तों हमारे गो शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी कि दोस्तों अनेकार्थी हैं। अगला प्रश्न हमारा, अली व अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अब देखिए दोस्तों दोनों अली अली में अंतर है। एक अली का अर्थ कुछ और होता है और दूसरे अली का अर्थ कुछ और होता है। आपने बताना है कि पहले वाले और दूसरे वाले का कौन सा ऐसा युग्म है जो सही अर्थ बता रहा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों जो पहला वाला हमारा अली है जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है भंवरा। और दोस्तों जो बड़ी ई की मात्रा वाला अली है उसका मतलब होता है सखी या फिर मित्र। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्ख धनी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है कहने का कि वह आंख का तो अंधा है, यानी कि वैसे होने के लिए तो वह मूर्ख है, लेकिन गांठ का पूरा है, यानी कि दोस्तों मूर्ख होने के बावजूद भी वह धनी है। तो इसका यह अर्थ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नकली परहेज दोस्तों इसका अर्थ होगा। यानी कि दोस्तों गुड़ तो वो खा रहा है लेकिन गुलगुले खाने से, वो मीठा है करके गुलगुले खाने से परहेज कर रहा है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नकली परहेज। अगला प्रश्न हमारा, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो वह दोस्तों किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा। अगला प्रश्न हमारा, व्यंजन गुच्छ किसका अन्य नाम है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन को दोस्तों अन्य नाम व्यंजन गुच्छ होता है। वहीं दोस्तों स्पर्शी व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन को दोस्तों हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन को भी दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं उन्हें हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छाती के बल चलने वाले के दोस्तों एक शब्द उरग होगा और यह सांप का पर्यायवाची भी होता है। वहीं दोस्तों भुजंग कौन होता है? तो भुजा के बल चलने वाला भुजंग कहलाएगा। तुरंग दोस्तों हमारे घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा और कुरंग दोस्तों हिरन का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब दोस्तों इन चार शब्दों में से कौन सा एक बादल का पर्यायवाची नहीं है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारिधि दोस्तों बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों वारी किसका पर्यायवाची होता है? पानी का होता है। अगर मैं इसी वारी के आगे द लगा देता तो यह बादल का पर्यायवाची हो जाता। लेकिन दोस्तों मैं इसी वारी के आगे धी लगा देता हूँ तो यह समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। वैसे ही दोस्तों जो आप ऑप्शन डी में दिख रहे हैं जलद, अगर मैंने जल के आगे दो लगा दिया तो यह बादल का पर्यायवाची बन गया। वहीं दोस्तों मैंने इसे जल के आगे धी लगा दिया तो यह दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अब दोस्तों इन चार युग्मों में से कौन सा एक पर्यायवाची का युग्म सही नहीं है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जलधि व अम्बुद। अब देखिए दोस्तों आपको मैंने अभी अभी बताया कि जल के आगे अगर हम धी लगा देते हैं तो यह दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। और अम्बु भी दोस्तों पानी का पर्यायवाची होता है। उसी अम्बु के आगे दोस्तों हम लोग दो लगा देते हैं तो वह बादल का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों यह दोनों ही विपरीत हैं, एक दोस्तों समुद्र का है और एक बादल का है। तो यह जो हमारा पर्यायवाची युग्म है यह सही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, बसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? अब दोस्तों बसंत के यहाँ पर चार पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांतार दोस्तों इसका पर्यायवाची नहीं होगा। कांतार दोस्तों जंगल का पर्यायवाची होता है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले कांतारा मूवी भी आई थी, उसका अर्थ भी दोस्तों यह जंगल से ही था। कांतार का अर्थ ही दोस्तों जंगल होता है, कांतार जंगल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न हमारा, जो शब्द वाक्य, वाक्यांश या
शब्द को जोड़ने या अलग करने का काम करे उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? ऐसे शब्द कहलाएंगे दोस्तों हमारे समुच्चय बोधक शब्द। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों और, तथा, एवं, व, इसलिए, यह इस प्रकार के शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अजय बहुत खराब लेखक है, रेखांकित शब्द क्या है? अब दोस्तों इसमें बहुत के नीचे रेखा लगी हुई है। आपने बताना है कि जो बहुत शब्द है यह क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत दोस्तों यहाँ पर प्रविशेषण है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेखक क्या है, हमारा एक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा था खराब, यह तो हमारा विशेषण हो गया। अब दोस्तों जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों खराब लेखक तो है, लेकिन बहुत खराब लेखक है। कितना खराब लेखक है? तो बहुत खराब लेखक है। इसमें दोस्तों विशेषण की भी विशेषता बताई गई है, तो ऐसा शब्द हमारा प्रविशेषण कहलाता है। बहुत हमारा विशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? अब दोस्तों सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि जो कामता प्रसाद गुरु हैं इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। और अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं क्या कहलाते हैं? अब दोस्तों ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में आकर के उनके अर्थ को चेंज कर देते हैं, तो ऐसे जो हमारे शब्दांश है दोस्तों वह उपसर्ग कहलाते हैं। और वहीं दोस्तों अगर प्रश्न बना कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द दोस्तों प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगत शब्द का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न हमारा, एहसान ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अब दोस्तों जो एहसान नहीं मानता है, यानी कि अगर किए गए परोपकार को नहीं मानने वाला क्या कहलाएगा? तो दोस्तों ऐसा कहलाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एहसान को मानने वाला क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा कृतज्ञ। आपने दोनों में ही डिफरेंस समझना है। अगला प्रश्न हमारा, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे क्या होते हैं? अब दोस्तों अव्यय आप सभी जानते होंगे अविकारी शब्दों को बोला जाता है, और दोस्तों चारों ही हमारे अविकारी शब्द हैं। अब दोस्तों आपने बताना कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं बल्कि वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वह क्या कहलाएंगे? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विस्मय आदि बोधक दोस्तों वह कहलाएंगे। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हे, अरे, इस प्रकार के हर्ष के आगे क्या होता है? हमारा एक विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी प्रयोग में आता है। अगला प्रश्न हमारा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाच्य दोस्तों कुल 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अब दोस्तों कौन सी एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ी दोस्तों पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। वहीं दोस्तों खड़ी बोली, ब्रज और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है, जबकि दोस्तों छत्तीसगढ़ी हो गया हमारा, अवधी हो गया, बघेली हो गया, यह हमारी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि से दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। और दोस्तों हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न हमारा, एक साथ सभी संबंधित कार्यालयों को किसी सूचना, आदेश आदि से किस माध्यम से अवगत कराया जाता है? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी एक ही चीज़ के द्वारा सभी कार्यालयों को सूचना, आदेश सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा सकता है? तो दोस्तों वह कहलाएगा हमारा परिपत्र। परिपत्र के माध्यम से दोस्तों सभी संबंधित कार्यालयों को सूचना, आदेश आदि के माध्यम से अवगत कराया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अब दोस्तों यह आपके करंट अफेयर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और दोस्तों हिंदी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 2023 में ही दोस्तों 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत दोस्तों यह ईमेल आता है। अगला प्रश्न हमारा, क्यों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधे जा और इया के मेल से दोस्तों ज्ञ वर्ण बना है।
अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल मत लगा करके आ जाना वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं हम लोग कि इसमें क्या होता है कि आगे हम लोग ये चेक नहीं करते कि इसमें हलंतर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, और जल्दीबाजी में दोस्तों टिक मारे आते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि अगर ज्यों आपको ऐसा दिया गया है जैसा मैंने आपको इस प्रश्न में दिया है, तो दोस्तों आपका पहले वाला जो जा होगा वह आधा होगा और इयों आपका पूरा होगा। लेकिन दोस्तों अगर ज्ञा में भी हलंत लगा हुआ होता तो तब दोस्तों आपका जा में जैसे हलंत लगाए वैसे इयों में भी अलंत लगा होता। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एक स्वर संधि का भेद नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि निम्न में से कौन सा एक स्वर संधि का भेद नहीं है इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदि संधि दोस्तों स्वर संधि का भेद नहीं है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो दोस्तों स्वर संधि के हमारे कुल 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि तथा अयादि संधि। अब दोस्तों आपने आदि और अयादि में बिल्कुल डिफरेंस समझना है कि अयादि संधि हमारी 5वीं संधि है। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुई जो है दोस्तों यह हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए दोस्तों रचयिता में जो है इसमें अगर या के आगे ये जो यौ है, यौ में अगर दोस्तों छोटी की मात्रा लगी होती तो दोस्तों हमारा रचयिता शब्द से ठीक हो जाता। वहीं दोस्तों जो हमारा आध्यात्मिक लिखा हुआ है इसमें दोस्तों यह बड़ा आ होता, स्टार्टिंग में आध्यात्मिक होता तो यह शुद्ध हो जाता। वहीं दोस्तों जो पुरस्कार लिखा हुआ है हमने इसमें जो रा में ऊ की मात्रा लगी हुई है, अगर यह खाली पुरस्कार होता तो हमारे यहाँ शब्द भी ठीक हो जाता। और वहीं दोस्तों सुई हमारा सही तरीके से लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब दोस्तों इन 4 में से कौन सा एक संयुक्त वाक्य है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। यह दोस्तों हमारा संयुक्त वाक्य होगा। अब दोस्तों मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि इसमें आपको समुच्चय बोधक शब्द देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि और, तथा, एवं, व, इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि और इसमें लगा हुआ है। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना, पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। अब दोस्तों अगर आप लोगों को भी एग्जाम निकालना है तो केवल सोचते नहीं रहना है, उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। और दोस्तों आप सभी लोग अपनी तैयारी को भली भांति आगे बढ़ाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर दोस्तों आपको कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वही दोस्तों आप लोगों को आपकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।